नमस्कार सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। देखो, जब भी हम इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं ना, तो उसके साथ हमारा दिमाग ऑटोमेटिक बहुत सारे पॉजिटिव पिक्चर्स को जोड़ लेता है। हमें लगता है कि बस सड़कों पे इलेक्ट्रिक कार्स के दौड़ने की देरी है। जैसे ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पे दौड़ना शुरू करेंगी, हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं सब तो दूर हो जाएंगी। क्लीन एनवायरमेंट हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी के थ्रू हम प्रॉस्पर करेंगे, CO2 का इमिशन कम हो जाएगा, और यहाँ तक कि जो ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रोज घटते बढ़ते रहते हैं, इन सारी चीजों से तो निजात मिलेगा ही। और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह के नाम पे, पेट्रोलियम के नाम पे जो दुनिया भर में माइनिंग्स होती हैं वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन की वजह से जो हर साल इतने लोग अपनी जान गंवाते हैं और इतनी सारी बीमारियां होती हैं, चाहे लंग कैंसर हो गया, चाहे स्किन कैंसर हो गया, इन सारी बीमारियों पे भी काफी हद तक लगाम लगेगी। पर देखो, कहानी इतनी सिंपल है नहीं। अभी आप समझोगे थ्रू आउट दिस वीडियो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि हम में से ज्यादा के मन में जो ये भ्रम बना हुआ है ना कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो सस्टेनेबल हैं, वो ग्रीनर हैं, वो क्लीनर हैं, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हमारा यही करने का पर्पस है कि हम आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का रियल पिक्चर दिखाएं और उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट को देखने की कोशिश करें। कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को देख के खुश होना अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स वर्क कैसे करता है। देखो, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है ना, उसमें रखी होती है एक बैटरी। उस बैटरी का काम होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करे, जो बाद में उस गाड़ी के लिए फ्यूल का काम करती है। और ये जो बैटरी होती है, इसके जो दो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो है लिथियम आयन और कोबाल्ट। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट धरती के अंदर पाया जाने वाला एक मिनरल होता है जो पत्थर के फॉर्म में धरती के नीचे होता है और जिसे माइनिंग करके निकाला जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात छोड़ दें तो इससे पहले कोबाल्ट की कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दुनिया में थी नहीं, क्योंकि इसे बहुत कम यूज में लिया जाता था। नीले कलर के एक पत्थर के रूप में होता है ये। इसको थोड़ी बहुत मात्रा में सेलफोन बैटरीज में यूज किया जाता था या फिर कलर बनाने में यूज किया जाता था। इससे ज्यादा इसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत थी नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी के रूप में यूज करने से पहले। पर अभी के लिए आप ये समझ लो ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट अंग हो गया ना, वो हो चुका है कोबाल्ट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, कोबाल्ट की जगह पे हम किसी और मिनरल को भी यूज कर सकते हैं। कोबाल्ट बेसिकली करता क्या है कि जो बैटरी होती है उसको हीट नहीं होने देता और उसमें एक्सप्लोजन के चांसेस कम हो जाते हैं और बैटरी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। तो आप सोच के देखो कोबाल्ट की इंपॉर्टेंस जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कितनी ज्यादा होगी। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वो कम होने वाली है और पेट्रोल और डीजल की जो कारें हैं उसको रिप्लेस करेंगी इलेक्ट्रिक कारें। तो इलेक्ट्रिक कारें जैसे ही मार्केट में बहुत ज्यादा डोमिनेट करना शुरू करेंगी, कोबाल्ट की डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि कोबाल्ट हमें मिलता कहाँ से? तो देखो, कोबाल्ट का जो सबसे ज्यादा डिपॉजिट पाया जाता है कांगो अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। इसका पूरा नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पूरी दुनिया का 70% कोबाल्ट तो अकेले इसी कंट्री में पाया जाता है। और जैसा कि अफ्रीका की ज्यादातर कंट्रीज में देखा जाता है, ये कंट्री बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है। पर बाकी अफ्रीकन कंट्रीज की तरह इस कंट्री का भी इतिहास रहा है कि इसने कभी भी अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया है। बाहर की ताकतों ने हमेशा कांगो की रिसोर्सेज से अपनी जेबें भरी हैं, चाहे वो रबड़ हो, चाहे डायमंड हो और चाहे अब कोबाल्ट की बात हो। और इस बार वो बाहरी ताकत है चाइना। चाइना ने 2000 से ही हमने देखा है कि अफ्रीका में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अफ्रीका के लोगों के दिल में घर बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और उसकी पूरी नजर है कि जो अफ्रीका में अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं उसको वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर। तो जब बाकी वेस्टर्न कंपनीज और बाकी जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनीज थी उनका ध्यान कोबाल्ट पे चाइना से काफी लेट गया। अभी प्रेजेंट में लार्ज स्केल पे कोबाल्ट को माइन करने वाली 19 कंपनियों में से 15 कंपनियां जो कांगो में हैं वो तो अकेले चाइना ही ओन करता है। तो कहानी बस वही पुरानी है कि चाइना जैसे एक सुपर पावर कंट्री ने कांगो जैसे एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के रिसोर्सेज को चुपचाप चुराया और कोबाल्ट के सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना ऐसा कैसे कर पाया कि उसने बहुत पहले ही कोबाल्ट की माइनिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। देखो, चाइना एक कम्युनिस्ट रिजीम है, वहाँ का जो स्टेट है और उनकी जो इकोनॉमी है वो आपस में बहुत ज्यादा इंटरट्विन्ड है। कंट्री के लिए जो अच्छा है वहाँ के बिजनेसमैन को उसके साथ अलाइन करना ही पड़ता है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ की इकोनॉमी और वहाँ की स्टेट पॉलिसी इतना आपस में जुड़ी हुई नहीं है। जो वेस्टर्न कंपनीज हैं उनको अपने शेयर होल्डर्स को तुरंत प्रॉफिट देना होता है, वो 20-25 साल आगे का पीछे का नहीं सोचते हैं।
पर चाइना ऐसा कर सकता है, क्योंकि चाइना की स्टेट ने अगर पॉलिसी बनाए तो चाइना की जो कंपनियां हैं उसे वहां पे निवेश करना ही होगा। तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में चाइना को एक बहुत बड़ा लीड तो मिल ही गया है। तो इस सो कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन की रेस में चाइना को सबसे आगे निकलना है। बस उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांगो के लोगों की हालत कैसी हो रही है, वहां पे वर्कर्स की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, डेंजरस माइंस में बच्चों तक को उतारा जाता है और लोगों का मरना वहां पे एक रूटीन वर्क हो गया। इतना ज्यादा करप्शन हो गया, सिविल वार्स के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। एक एक डॉलर के लिए 5-5, 6-6 साल के छोटे छोटे बच्चे एक भट्टी जैसी पतली सी सुरंग में 20-20 फुट तक नीचे जाते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत कम होता है। कई बार वो बच्चे बाहर ही नहीं निकल पाते, और डिगिंग के लिए तो कभी कभी सुरंग इतनी पतली होती है कि उसमें एक वयस्क आदमी जा भी नहीं सकता है। वहां पे वो हाथ से जाके उस पत्थर को निकाल के लाते हैं और मार्केट में $1 $2 के लिए बेचते हैं। तो इस रिसोर्सेज की वजह से कांगो को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा उसका नुकसान अलग हो रहा है। हर साल हजारों लोग इस माइन से रिलेटेड वर्क में अपनी जान गंवाते हैं। तो जब भी हम ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा ग्रीन, क्लीन और सस्टेनेबल है, तो हमें ये चीज दिमाग में समझनी होगी कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ उसका मेन इंग्रेडिएंट है कोबाल्ट, वो फाइनाइट है, वो अनलिमिटेड नहीं है। तो सस्टेनेबल कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। आज नहीं तो कल कोबाल्ट ने खत्म हो जाना है। और दूसरी बात ये कि कोबाल्ट की माइनिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, नेटिव लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो अलग। तो ग्रीन एनर्जी के नाम पे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन उसके पैरेलल चल ही रहा है। तो अभी के लिए जरूरत ये है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को डाइवर्सिफाई करें, ताकि जो कोबाल्ट पे हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो सके, और जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू हम क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो हम दरअसल CO2 के कम इमिशन की बात कर रहे होते हैं, ना कि CO2 के जीरो इमिशन की बात कर रहे होते हैं। डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब तो फिर भी चलता रहता है। हाँ, हो सकता है कि इसकी मात्रा में गिरावट होती है, पर पूरी तरह से क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी से तो अभी हम